उसी के आगे नोट करिएगा कि इन द F2 जनरेशन करीना सर in the F2 generation we get one plant having genotype in the F2 generation we get one plant having in the F2 generation we get one plant having genotype capital T capital T capital T capital T comma two plants having genotype two plants having genotype capital T small t capital T small t and one plant having genotype small t having genotype small t ठीक है. So the genotypic ratio in monohybrid cross will be the genotypic ratio in monohybrid cross. So the genotypic ratio in monohybrid cross will be capital T is to capital T small t is to small t is equal to 1 is to 2 is to 1 is equal to 1 is to 2 is to 1. ठीक है. ये क्या है, आप ये देखिए कि कल हमने जो देखा था उसमें ये था कि पेरेंटल क्रॉस जब हुआ तो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई. वो जो F1 जनरेशन है उसमें मुझे क्या मिला, उसमें हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिला था. इसका मतलब कोई रेशो निकालने का चक्कर ही नहीं है. हमको जितने भी मिले वो चारों के चारों ऐसे मिले जिनका जीन्स का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यही था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमको मिला. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब इन्हीं में से ये जो F1 जनरेशन है इन्हीं में से क्रॉस होगा. ठीक है. तो जब इन्हीं में से क्रॉस हुआ था तो ऐसे हुआ था कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको हमने स्प्लिट करा कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इसको स्प्लिट करा कैपिटल टी स्मॉल टी. मदर का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, फादर का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखा जाता, पहले कैपिटल वाला लिखा जाता है फिर स्मॉल वाला लिखा जाता है, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी. तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने ये देखा कि हमको जो होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग के अंदर ये चार पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चार तरीके के जीन्स कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है, चार में से एक बार. तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार. तो कैपिटल टी स्मॉल टी सेकंड पोजीशन पर है तो यहाँ पर 2, और स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो यहाँ पर 1, तो 1:2:1. ये रेशो हो गया जीनोटाइपिक रेशो. अब बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशो की. लिखिएगा, एंड द फिनोटाइपिक रेशो विल बी and the phenotypic ratio will be tall plants is to dwarf plants. Tall plants is to dwarf plants is equal to 3:1.
इज इक्वल टू 3:1। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टी में दोनों ही डोमिनेटिंग जीन है टॉलनेस वाले, तो जो प्लांट है वो कैसा दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में पहला जीन जो है वो टॉलनेस वाला डोमिनेटिंग जीन है, तो डोमिनेटिंग रिसेसिव को सप्रेस करता है। तो भले ही ड्वार्फनेस का जीन है अंदर, लेकिन टॉलनेस का भी तो है, तो वो टॉलनेस वाला उभर कर सामने आएगा, वो हमको बाहर से इंसान लंबा दिखाई देगा। ऐसे ही ये भी लंबेपन का हो गया। तो 1, 2 और 3, तो इसका मतलब जो 3 है, 3 केसेस, जो 3 चांसेस हैं वो तो ये है कि इंसान लंबा होगा, और 1 चांस है ड्वार्फ होने के, छोटा होने के। तो फिनोटाइपिक रेशियो टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स 3:1 हो गया। फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे, ये तो पहला रूल था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोल देते हैं इसको, और या फिर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, जो मेंडल ने पहला रूल दिया। जो दूसरा रूल उसने दिया उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। उसमें आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर थ्योरी के नाम पे मैंने बहुत कम लिखवाया, सिर्फ 2 मैट्रिक्स बनवा दी, सिर्फ ये करवा दिया। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे साइंस के एग्जाम में केस स्टडी आती है ना, तो बायो की एक केस स्टडी इसी चैप्टर में से आती है। लगातार हर साल का पेपर उठाकर देखते जाओ, हेरिडिटी की ही केस स्टडी आ रही है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसी में से, मोनोहाइब्रिड में से, ठीक है। डाई हाइब्रिड कभी 1 या 2 बार पूछा गया है, और डाई हाइब्रिड में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें वो बनाकर नहीं पूछते क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता है क्वेश्चन। तो इस वजह से, क्योंकि 16 केसेस बनते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है ना, उसमें 16 बनते हैं केसेस, तो इसलिए डाई हाइब्रिड का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट है उसको चेक करना। मोनो हाइब्रिड पर बनते हैं, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसके कैसे। तो इस चैप्टर में आपको बस ये वाला केस समझने की ज़रूरत है, पेरेंटल क्रॉस, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। इसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, मतलब करने में आपको अच्छा लगेगा। देखिए हम सेकंड वाला देखते हैं केस, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस dihybrid inheritance and the law of independent dihybrid inheritance and the law of independent assortment and the law of independent assortment। तो यहाँ पर लिखिएगा, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग होता है। तो जो मोनो हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि सिंगल जीन की मिक्सिंग, सिंगल जीन की मिक्सिंग मतलब एक टॉलनेस वाला हो गया, एक ड्वार्फनेस वाला हो गया, तो उस जीन की मिक्सिंग। अब बात करी जाएगी डाई हाइब्रिड की, तो डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है कि मैं एक साथ 2 कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करूँगा। एक साथ 2 कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना मतलब एक इंसान जो लंबा है और जिसकी आंखों का कलर ब्लैक है, ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वहीं अगर उसके काउंटर पार्ट की बात करी जाए तो एक इंसान जो छोटा है जिसकी आंखों का कलर ब्राउन है। तो अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि पहले क्या हुआ करता था, पहले ना डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन बच्चा अपने हिसाब से मान लेता था, ठीक। लेकिन अब क्या होने लगा, अब क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए डोमिनेंट और रिसेसिव जीन कौन सा लेना है वो क्वेश्चन में ही मेंशन होता है कि आपको अगर ब्लैक आइज़ को डोमिनेंट लेना है तो ब्लैक आइज़ आपकी डोमिनेंट जीन हो गई, ठीक है। और अगर टॉलनेस को डोमिनेंट लेना है तो टॉलनेस वाला जीन डोमिनेटिंग हो गया, अगर ड्वार्फनेस को डोमिनेटिंग लेना है तो ड्वार्फनेस वाला वो दे रखा होगा, ठीक। चलिए जी, अब जरा डाई हाइब्रिड देखते हैं। डाई हाइब्रिड को अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। डाई हाइब्रिड का कुछ तरीका थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी अलग है। जहाँ पर ना समझ में आए बता देंगे। Dihybrid inheritance involves the dihybrid inheritance involves the inheritance of 2 pairs of
inheritance of two pairs of contrasting characteristics at the same time. कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम. कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है एट द सेम टाइम. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. द टू पेयर्स of contrasting characteristics chosen by Mendel contrasting characteristics chosen by Mendel were shape and color of seeds. Were shape and color of seeds. Round yellow seeds. Yellow seeds or wrinkled green seeds. तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. कोई जो सीड है, जो पी का जो सीड है, बटर का जो सीड है, वो राउंड होगा तो वो येलो होगा या ग्रीन होगा, उनमें कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. अगर कोई राउंड सीड है वो येलो भी हो सकता है, राउंड के साथ साथ वो ग्रीन भी हो सकता है. अगर कोई सिकुड़ा हुआ है, अगर कोई सिकुड़ा हुआ सीड है यानी कि रिंकल्ड सीड है, तो रिंकल्ड सीड येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है. तो इन में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई राउंड सीड है तो वो ग्रीन कलर का ही होगा या फिर वो येलो कलर का ही होगा. तो ये दो अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे वहाँ पर एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को उसने स्टडी करा था. टॉल को कैपिटल टी से बता दिया था और ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया था. यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राउंड को बोला कैपिटल आर, राउंड को बोला कैपिटल आर. देखिए ये जो चीज़ है ये उसकी शेप से रिलेटेड है. ये जो सीड है, सीड जनरली स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक है. तो उसकी शेप से रिलेटेड है कि शेप या तो पूरी तरीके से राउंड होगी. ठीक है. और या फिर राउंड नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होगा. ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि रिंकल्ड को उसने क्या किया? रिंकल्ड के राउंड का अपोजिट हो गया. अपोजिट यानी कि स्मॉल आर, रिसेसिव जीन हो गया. ठीक है. इसी तरीके से जो कलर है, अब ये तो शेप के लिए हो गया. ठीक है. कि शेप या तो राउंड होगी या फिर सिकुड़ी हुई होगी, रिंकल्ड होगी. उसके अलावा हमने ये कहा कि जो कलर है, ये तो शेप के लिए हो गया. कलर अगर येलो है तो कैपिटल वाई बोलिए, और अगर ग्रीन है, हम देखिए अल्फ़ाबेट जो है वो जो जैसे एक करेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर करेक्टरिस्टिक में कलर है. तो मैंने येलो को डोमिनेटिंग अगर लिया है तो ग्रीन को भी तो रिसेसिव लेना पड़ेगा. उसके लिए मैं जी यूज़ नहीं कर सकता, स्मॉल वाई यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. स्मॉल वाई ने ले लिया. अब क्योंकि दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स में पेरेंटल क्रॉस और F1 क्रॉस कैसे होगा ये थोड़ा सा समझने वाला है. इसमें मैं बताता हूँ. ठीक है. पेरेंटल क्रॉस करना होगा, F1 क्रॉस करना होगा, और दोनों को थोड़ा लॉजिकली समझकर और फिर याद करना, रटना मत. रटने में सब गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. तो भी बताता हूँ क्या है. तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा बहुत ऐसे समझाऊंगा कि आपको याद यहीं हो जाए. ठीक. मैं मिटा दूँ. और ये डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इस पर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई भी बच्चा ये ना करे कि बहुत सारी थ्योरी रटने बैठ जाए. नहीं थ्योरी, अब क्या है कि उसमें ना थ्योरी नहीं,
उसमें जो मैं अभी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। टीचर जब फटाफट जो है ना 50 और 100 कॉपी जब वो चेक करता है ना, बैठकर बंडल लगा रहता है, तो वो ये देखता है अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है, पेरेंटल क्रॉस है, F1 क्रॉस है, खट 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 नंबर दिए, आगे बढ़ गया। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लाइन पढ़ेगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखना, आपका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ये है कि बाई चांस थ्योरी में 4 लाइन की जगह 2 लाइन लिख देना, लेकिन डायग्राम अगर आता है तो डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। और कहीं पर भी जैसे इसी तरीके से अगर कहीं पर कोई स्ट्रक्चर है, जैसे अभी टेबल बनाकर दिखाऊंगा, तो वो टेबल जरूर बनाना। ये नहीं कि सर मैंने थ्योरी में तो सारा कुछ समझाया था, भाई टीचर पर टाइम नहीं है उतना चेक करने, उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी है। उसके ऊपर जो है वो भी सेंटर हेड घूमता रहता है कि क्या हो गया जी, आपकी तो 10 ही कॉपी चेक हुई है, उन्हें देखो 50 करके बैठे हैं, जल्दी करो। उधर CBSE प्रेशर डालता है रिजल्ट अनाउंस करना जल्दी। तो इसलिए अपनी कॉपी को साफ करेंगे, और जो उस पर आप डायग्राम जो बनाएंगे ना, उसको ज़रा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा सा बनाएंगे, ताकि आपकी कॉपी पर टीचर मजबूर हो जाए रुकने के लिए कि मैं रुक कर एक बार देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर गंदा संदा भगाते चले जाओगे, ऐसे ही कुछ भी भर दोगे, तो वो टीचर फिर परेशान हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, अब हेडिंग डालने के पहले पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस पेरेंटल क्रॉस में है सबसे पहले आप लिखेंगे पेरेंट्स फिनोटाइप, फिनोटाइप लिखेंगे प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स, plants having wrinkled green seeds। बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं। plants having round yellow seeds, plants having wrinkled green seeds, दिख रहा है? अर्जुन, माही, सोमेल बताइए, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, plants having round yellow seeds, plants having wrinkled green seeds, इसमें आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ये है प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स। तो राउंड येलो अगर सीड है, मैं पेरेंटल क्रॉस की बात कर रहा हूँ, तो याद करिएगा मोनोहाइब्रिड में जब हमने पेरेंटल क्रॉस की बात करी थी, तो हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर कोई टॉल है ना, तो उसके दोनों जीन कैपिटल टी है, ठीक है। तो अगर कोई राउंड येलो है, तो राउंड वाले के जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल आर होगा, येलो वाले का कैपिटल वाई होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, तो हमने ऐसे ही जो ड्वार्फनेस का लिया था, तो ड्वार्फनेस में क्या लिया था? सब स्मॉल टी ले लिया था। तो यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन का मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई। सर कैपिटल आर और स्मॉल आर ले सकते हैं, तभी तो कैपिटल डोमिनेटिंग होगा। दोबारा बोलो, अगर कैपिटल आर और फिर बैक में स्मॉल आर ले तो फिर कैपिटल आर डोमिनेटिंग होगा, तभी वो डोमिनेटिंग होगा, है ना। लेकिन क्या है कि जब हम पेरेंटल क्रॉस लेते हैं ना, तो पेरेंटल क्रॉस की बात ये हम कर रहे हैं कि जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट हुआ बिल्कुल इनिशियल फेज में, तो हमने ये कहा कि जो राउंड वाला था वो प्योर ब्रीड थी, ठीक है, और जो रिंकल्ड वाला था वो भी प्योर ब्रीड थी। तो प्योर ब्रीड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमारे पास दोनों के दोनों डोमिनेटिंग जीन होंगे, ठीक है। ये मैं आगे क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। तो जो पेरेंटल क्रॉस है, पेरेंटल क्रॉस में कैपिटल वाला एक तरफ लेना है, स्मॉल वाला एक तरफ लेना है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसके बाद फिर जीन्स मिक्स हो रहे हैं। तो अब आप देखिएगा, अब ये जीन्स मिक्स किस तरीके से होंगे? फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस के बाद आप लिखेंगे गैमीट्स।
गैमीट्स जो है ये सिनोनिम है सेक्स सेल्स के लिए। तो जो गैमीट्स है, गैमीट्स कैसे बनेंगे? गैमीट्स ऐसे बनेंगे, हमने ये कहा कि ये जो है ना दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक ये मिक्स हो जाएंगी, दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक मिक्स हो जाएंगी, जैसे राउंडनेस उसका शेप और येलो उसका कलर। तो वो दोनों मिक्स किस तरीके से होंगे? मैं ये कहूँगा ये आर इस वाई के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, देखो जैसे हमारे पास, आप याद करिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना मैथ्स में, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले ए को सी से मल्टीप्लाई, फिर ए को डी से, भाई बातें नहीं करी, ए को सी से मल्टीप्लाई, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई, इसी तरह से बी को सी से और बी को डी से, मतलब पहला तीसरे से, पहला चौथे से। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, मैं इस तरीके से कोरिलेट करके समझाऊंगा कि आपको रटना ना पड़े, यही याद हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा कि मैंने क्या करा, ये पहला और दूसरा है और ये तीसरा और चौथा है। मैं मना कर रहा हूँ यार, बातें नहीं, आपकी बातें नहीं कर रही। तो पहला और तीसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई एक सर्कल में ऐसे लिख लीजिए, फिर पहला और चौथा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी तरह से दूसरा और तीसरा ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसी तरीके से दूसरा और चौथा ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरीके से जब यहाँ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पहला और तीसरा, पहला और चौथा, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, ये हो गए गैमीट्स। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि F1 जनरेशन जीनोटाइप, F1 जनरेशन जीनोटाइप, F1 जनरेशन जीनोटाइप। तो ये कैसे होगा? ये भी उसी तरीके से आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास एक तो ये आ गए 4 और एक ये आ गए। अब जरा इनको कंबाइन करिए। इनको कंबाइन किस तरीके से करेंगे? जब आप देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर क्या क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो सारे के सारे एक जैसे ही आ गए, सारे के सारे एक जैसे आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनको 4 बार ना लिखकर, अगर अलग अलग होते तो मैं लिखता 4 बार, आप 4 बार ना लिखकर आप 2 बार लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल। इसी तरीके से इनको 4 बार ना लिखकर इनको भी 2 बार लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब भी हमको लेना है तो हमें पेयर लेना है, जब भी हम लेंगे तो पेयर लेंगे। अब आप कहेंगे नहीं जी ये तो आपस में भी पेयर है, आपस में भी पेयर है तो हमारा आउटपुट जो है वो सेम ही आ रहा है, चारों केसेस में सेम आ रहा है, तो इसलिए मैं 2 इधर लूँगा और 2 इधर लूँगा, ये ले लिया। अब फिर वही काम करना है, पहले को तीसरे के साथ कंबाइन, फिर पहले को चौथे के साथ में कंबाइन करो। तो जब मैं पहले को तीसरे के साथ कंबाइन करूँगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर पहले को चौथे के साथ आप कंबाइन करिए तो फिर वही चीज़ है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर दूसरे को तीसरे के साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर दूसरे को चौथे के साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या समझ में आ रहा है? F1 जनरेशन जो पिछली बार भी करी थी मोनो हाइब्रिड में, कैपिटल टी स्मॉल टी चारों वही आ गए थे, ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स। तो यहाँ पर जितने भी F1 जनरेशन में जितने भी उन 2 सीड्स से जो बाकी के सीड्स बने वो सारे के सारे कैसे बने? राउंड येलो, सब राउंड येलो बने, ठीक है, समझ रहे हो भाई? चलिए जी, तो ये तो हुआ हमारा जो F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन का क्रॉस करेंगे आपस में। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ जो नई चीज़ इंक्लूड हुई है वो ये गैमीट्स इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना, कैसे याद रखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, पहले को तीसरे के साथ, पहले को चौथे के साथ, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, फिर दूसरे को चौथे के साथ, ठीक है ना। तो हमने बीच में गैमीट्स बनाया, गैमीट्स में क्या करा कि आपस में कॉम्बिनेशन करा, इनका इधर वाले का आपस में कॉम्बिनेशन करा, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, आर वाई आर वाई आर वाई आर, ये हो गया। फिर इनका भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन करा। तो हमने ये देखा कि ये चारों के चारों सेम दिखाई दे रहे हैं।
जब चारों के चारों सेम दिखाई दे रहे हैं तो भाई 4 मत लो 2 ले लो, ठीक है, 2 ले लिए हमने, ये हो गया। ऐसे इधर भी चारों सेम दिखाई दे रहे हैं तो 4 नहीं लिए 2 लिए। जब मैं जनरेशन में भी F1 में भी 2 ले लेता। अब मैं F1 जनरेशन पर आ रहा हूँ, तो F1 जनरेशन में पहले मैं ये देखूंगा अगर सेम आ रहे हैं, अगर सेम आएंगे तब तो मैं कहूँगा कि नहीं भाई अब तो आप 2 ले सकते हो। लेकिन F1 जनरेशन में कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर हमारे चारों फैक्टर्स बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उनको जैसे 2-2 होते हैं ना, जैसे 2 इधर जीन्स 2 इधर जीनोटाइप, 2 इधर जीनोटाइप 2 इधर जीनोटाइप, तो उनका आउटपुट हो जाएगा 2 2 4। जब 4 इधर और 4 इधर हो जाएंगे तो उसका हो जाएगा 4 4 16। तो F2 जनरेशन में 16 जीनोटाइप बनकर आएंगे, वो मैं अभी देखता हूँ। यहाँ तक समझ गए हो तो बताओ, ठीक है। बस तो इसको होल्ड करके रखो, आगे चलते हैं। ये हमारे पास F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के बाद चलेंगे F1 क्रॉस पर। ध्यान से समझ लेना तो आपका काम घर पर पढ़ने का आसान हो जाएगा, यहीं ये याद हो जाएगा और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्या, ठीक है। देखिएगा F1 क्रॉस, अब हेडिंग डालेंगे F1 क्रॉस। F1 क्रॉस में जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या था, पेरेंट्स जीनोटाइप, अब लिखेंगे F1 जनरेशन फिनोटाइप। F1 जनरेशन, हाँ और नहीं तो क्या, अरे ये वाला लिख लिया, हाँ तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो, तुमने पूछा। सर ये ऐसे पूछता है, आज पता को बोलते कि तुम बोल के पूछो। इससे पूछ ले, इससे ही पूछा, अरे मैंने मेरे से मत पूछ। आदि सर ऐसे पूछता है। अरे चलो मुकदमा खत्म हो गया तो चले आगे, मैं तो लिख लिया हूँ, चल। इस बात- ये पीछे रहे। ये बीच में बताया करो, बीच में ओके सर। कभी ये आ जाता बीच में। ये शरीफ बच्चों को परेशान मत किया करो लेकिन, ठीक है ना। ज़्यादा हो गया। ये शरीफ रहना जो है वैसे ही बड़ा तो चीज़ है। बड़ी मुश्किल चीज़ है। चलिए ठीक, तो आप ये देखिएगा कि हमें राउंड और येलो वाले ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखिएगा प्लांट्स येलो सीड्स, और इधर भी प्लांट्स हैविंग सर जब सेम ईयर पर वेरिएशन का देखें तो मिलेगा। जब दोनों सेम ईयर पर क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा? अभी देखना। ये वही वाली बात हो गई कि मदर फादर दोनों टॉल है तो उनका बच्चा टॉल ही होगा, छोटा हो ही नहीं सकता। कल देखा ना एक केस में छोटा भी हो सकता है, तो ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो F1 जनरेशन फिनोटाइप, अब इसमें आप लिखिए फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे यहाँ पर थे फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या करेंगे, अब मेरे पास जितने भी हैं वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y यही है, ठीक है। पहले क्या था, कैपिटल R कैपिटल Y थे। तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, मतलब मैंने एक लिया, मेल काउंटर पार्ट समझ लीजिए, फीमेल काउंटर पार्ट समझ लीजिए। तो इसी में से F1 जनरेशन में से ही हमको एक मेल और एक फीमेल लेना है, तो हमने यहाँ से ये वाला ले लिया। तो अब इसको, इसके फैक्टर्स को स्प्लिट करके लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सेम काम यहाँ पर करेंगे, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। उसके बाद क्या चीज, नहीं समझ रहे। अच्छा, ये जो है ना रिंकल्ड ग्रीन जो है, रिंकल्ड ग्रीन अब आएंगे, क्योंकि पहले वाले केस में जो है, पहले वाले केस में सारे राउंड और येलो ही आ रहे थे, सब डोमिनेटिंग वाले ही आ रहे थे। अब क्या होगा, ये जो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं इसमें आपस में कंबाइन होकर गैमीट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस के बाद गैमीट्स बने थे, तो गैमीट्स बना रहे हो, समझ रहे हो? चलो नहीं, ठीक है, बस चढ़ा दें। अच्छा, गैमीट्स कैसे बनेंगे भाई, पहला और तीसरा, तो कैपिटल R कैपिटल Y, एंड सर्कल करो इस तरह से।
फिर पहला और चौथा कैपिटल आर स्मॉल वाई सर्कल करो, फिर दूसरा और तीसरा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मुझे स्मॉल आर वाला पहले मैं स्मॉल वाला नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं अभी गैमीट्स की बात कर रहा हूँ। जीनोटाइप में पहले कैपिटल ही लिखना है, बाद में स्मॉल लिखना है, लेकिन गैमीट्स में पहले स्मॉल आ सकता है, ठीक है। वो हम जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वैसे करेंगे। तो पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, तो स्मॉल आर ये हो गया, ठीक है। अब इसका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, पहला और तीसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहला और चौथा कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा और तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दूसरा और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सारे गैमीट्स, इधर चारों गैमीट्स सेम आ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो इनमें से कोई दो उठा लेते हैं और इनमें से कोई दो उठा लेते हैं। अब यहाँ ऑप्शन ही नहीं बच रहा, चारों के चारों अलग हैं, ठीक है। तो इधर भी चार अलग गैमीट्स, इधर भी चार अलग गैमीट्स, कौन सा गैमीट कौन से गैमीट के साथ मिक्स हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो चार फैक्टर्स हैं और इसके जो चार फैक्टर्स हैं, इनका आउटपुट कैसे निकलेगा उसके लिए मुझे बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 4 सा 16 होता है, ठीक है। जब इधर 2 थे और इधर भी 2 थे तो 2 2 सा 4, तो 1 2 3 4 चार आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन इस केस में 16 आउटपुट आएंगे, तो वो 16 आउटपुट के लिए मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए हो तो बता दो, क्योंकि अब मैं सारा मिटाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट में क्या आदि को उसे शरीर बोलेंगे, इसको शरीर को प्रशांत ये चाहिए। तुम दोनों हो मेरे को बहुत सब पता है, दुनिया पता है कि ये सब होता है। ये ये चावल से फिर ये चावल से फिर ये चावल से। सर ये सब पेपर में बताना होगा अगर? हाँ बिल्कुल। और इस चैप्टर में फिर करके क्या होगा बताओ। मैंने अभी तक ये 2 ही चीज़ें बताई हैं। वो जो शुरुआत वाला था ना कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो गया है ना, अटैच्ड ईयर लूप हो गया, और कभी आ गया तो आ गया, 1 नंबर में आ गया तो आ गया, लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो हेरिडिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन यही वाला चल रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। चार्ट बना लेना, उसमें 16 बॉक्सेस होने चाहिए, मतलब 4 रो और 4 कॉलम ऐसे।
अगले पेज पर बना लो। छोटे लिखते में आ जाएगा। हाँ पूरा मेरा पेज खोल के बैठा है। ये जो चार्ट बना रहे हैं सर, अब इस तरफ मैं लिखूंगा वो चारों जो हमारे पास फैक्ट जो चारों के चारों जीनोटाइप आए थे एक सीड के, और इधर लिखूंगा वही सेम चारों जो फैक्ट जो आए थे हमारे पास जीनोटाइप दूसरे सीड के। तो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, सेम यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो आर आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसका मतलब ये F2 जनरेशन का आउटपुट है। तो जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में कैपिटल आर मतलब जो सीड है वो राउंड ही होगा, दोनों डोमिनेटिंग जीन है। और कैपिटल वाई मतलब जो सीड है वो येलो ही होगा। तो इसको आप लिखो राउंड येलो। ठीक है, ऑनलाइन वालों को अगर दिखाई ना दे तो बता देना मेरे को, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा। दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? अब इसको ठीक है, इसको इसके साथ कंबाइन करिए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर का मतलब ये राउंड ही दिखेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब येलो ही दिखेगा, राउंड येलो। फिर ये इसके साथ कंबाइन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, राउंड। कैपिटल वाई का मतलब हो गया येलो। कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये राउंड दिखेगा और येलो दिखेगा। उसके बाद इस वाले का इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर का मतलब राउंड, स्मॉल वाई का मतलब बता दो, ग्रीन। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों ही रिसेसिव वाले जीन है, कलर वाला रिसेसिव जीन, तो कलर वाला रिसेसिव जीन क्या है, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, तो राउंड और ग्रीन। उसके बाद इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड और येलो। फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो इसका मतलब ये भी राउंड और ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई दोनों रिसेसिव जीन हो गए कलर वाले, तो रिसेसिव कलर क्या है, ग्रीन। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। फिर ये वाला इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन राउंड और येलो। फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर का मतलब ये आपका शेप वाला रिसेसिव जीन, रिंकल्ड और कैपिटल वाई मतलब येलो, रिंकल्ड येलो सीड ये होगा। फिर उसके बाद इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर मतलब अगेन रिंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब ग्रीन।
उसके बाद ये इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब येलो, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब राउंड, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो स्मॉल आर सर ये रिंकल ग्रीन कैसा आ गया वाई, वो कैपिटल वाई डोमिनेट नहीं करेगा? हाँ तो डोमिनेट, सॉरी रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो रिंकल्ड येलो, फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन, तो ये जो है ये पूरा का पूरा चार्ट बनाने के लिए आ जाता है, और इसको आप शायद बनाना समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, therefore phenotypic ratio of dihybrid inheritance phenotypic ratio of dihybrid inheritance in F2 generation, phenotypic ratio of dihybrid inheritance in F2 generation will be हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो मुझे दिखाई दे रहा है राउंड येलो, तो यहाँ लिखिएगा will be राउंड येलो, एक तो ये देखने को मिल रहा है, is to राउंड ग्रीन is to wrinkled yellow is to wrinkled green। ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हो जाएगा, राउंड येलो वाले जरा काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इस टू, राउंड ग्रीन वाले काउंट करो, 1 2 3 है बस, रिंकल्ड येलो वाले काउंट करो, रिंकल्ड येलो 1 2 3 ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन 1, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 9 और 3 12 और 3 15, टोटल 16 हैं, तो 1 ही बचा है, 9:3:3:1 ये हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड हुआ, एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी कर लेंगे ब्लड ग्रुप वाला भी, और क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको करवाता हूँ, आज इतना ही कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर खत्म और कुछ है इसमें, अगला जो चैप्टर है साइंस में वो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी करना है स्टार्ट, शायद सभी के स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी चल भी रहा हो, नहीं मेटल से नॉन मेटल से खत्म नहीं हुआ, हाँ मेटल से नॉन मेटल से खत्म नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चल रहा है क्या, तुम्हारा सेक्शन सेम है ना किसी का नहीं है। सर हम 3 अच्छा, सबका अलग अलग है। सर मैं हमारे से 2 चैप्टर आगे चल रही है।
हाँ, हमारी टीचर कोई बात